कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। बच्चों, हर दिन की तरह आज का एपिसोड भी हम कक्षा 11 की पढ़ाई से करेंगे, जिसमें हम गणित के पाठ संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसका आगे का भाग देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में एक नया पाठ शुरू करेंगे, प्लांट किंगडम। कक्षा 11 की पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में जो पाठ हम पढ़ रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसको और आगे जानेंगे। और सबसे आखिरी में हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को पढ़ेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे कोण से, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री माप, तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे रेडियन माप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं परिचय के साथ। आप सभी किसी एक दिशा में दो सरल रेखा का योग करना जानते ही हैं। आइए देखते हैं। चलिए हम यहां पर एक सरल रेखा लेते हैं जिसका नाम है ए बी, तथा हम यहां पर इसी दिशा में एक और सरल रेखा लेते हैं जिसका नाम है बी सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेखा AC का मान क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे AC बराबर AB प्लस BC। तो रेखा AC का मान आप AB प्लस BC बहुत आसानी से बता सकते हैं। पर चलिए यहां पर इस केस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम एक दूसरी रेखा लेते हैं AB तथा रेखा BC को कुछ इस प्रकार लेते हैं। तो यहां पर है रेखा AB और रेखा BC, और हमें फिर से AC का मान ज्ञात करना है। तो क्या यहां पर AC का मान AB प्लस BC होगा? नहीं, यहां पर AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। तो इसी तरह की गणनाओं का अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंदर करते हैं। तो चलिए आइए हम त्रिकोणमिति को समझते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रोन, जिनका मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और कोण का अध्ययन करते हैं। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण वह माप होती है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये एक किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः इस प्रकार घूम रही है, और इसके इस घूमने के माप को ही कोण कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभिक भुजा को समझते हैं।
किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहते हैं। आइए अंतिम भुजा को समझते हैं। किरण के घूर्णन की अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और कोण के शीर्ष पर नजर डालते हैं। किरण के घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब आइए इन तीनों के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये कोई किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः इस प्रकार घूम रही है। तो इसकी प्रारंभिक किरण, जिसे हरे रंग से दिखाया गया है, इसे प्रारंभिक भुजा कहते हैं तथा अंतिम किरण, जिसे लाल रंग से दिखाया गया है, उसे अंतिम भुजा कहते हैं तथा इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल पॉइंट को शीर्ष कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और धनात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा व अंतिम भुजा द्वारा बनाए गए कोण का घूर्णन वामाव्रत है तो उस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। आइए इसे फिगर से समझते हैं। यहां पर हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जो वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से इस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। जहां पर भुजाओं के नाम इस प्रकार है। यह प्रारंभिक भुजा, यह अंतिम भुजा तथा यह है शीर्ष बिंदु। अब आइए हम ऋणात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा व अंतिम भुजा द्वारा बनाए गए कोण का घूर्णन दक्षिणाव्रत है तो उस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। दक्षिणाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आइए हम इसे फिगर से समझते हैं। इसके लिए हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जो दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमने की वजह से इस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। जहां पर ये हमारी प्रारंभिक भुजा है, ये अंतिम भुजा तथा ये शीर्ष बिंदु है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और डिग्री माप के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए भी हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जिसे हम मानते हैं कि वामाव्रत दिशा में घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि इस प्रकार अपना घूर्णन कर रही है। और हम मानते हैं कि कुछ समय के उपरांत अपना एक पूरा घूर्णन करके अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। और इस पूरे बने कोण को हम 360 डिग्री बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 1/360 गुणा एक घूर्णन, जहां पर ये 1 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री से छोटे कोण के कुछ अन्य मात्रकों पर नजर डालते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर हम 1 डिग्री को लिख सकते हैं 60 मिनट, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। मिनट के लिए हम संख्या को उसके ऊपर डैश लगाकर लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है। तो 1 मिनट को लिखा जा सकता है 60 सेकेंड्स, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर सेकंड के लिए संख्या के ऊपर डबल डैश लगाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कोण को डिग्री में मापने के कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण इस प्रकार है। यहां पर हम एक किरण लेते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत दिशा में
एक कोण बनाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह कोण लंबवत कोण से आधा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 45 डिग्री। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें भी हम एक रे लेते हैं जहां पर दूसरी रे इससे इस तरह कोण बना रही है, जो कि एक लंबवत कोण है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, जिसमें हमारी पहली किरण इस प्रकार है तथा कोण बनाने के बाद अंतिम किरण इस प्रकार है। तो यह हमारा पूरा कोण 180 डिग्री कहलाता है, इसलिए सरल रेखा पर बने कोण को 180 डिग्री कोण कहते हैं। आइए आखिरी उदाहरण देखते हैं। यहां पर हमने प्रारंभिक किरण बनाई है तथा इससे एक कोण बनाती हुई अंतिम किरण इस प्रकार है। तो अगर आप ध्यान दें तो यह कोण क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में बन रहा है, इसलिए यह कोण ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा और इसको हम इस प्रकार लिखेंगे -45 डिग्री। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन माप पर नजर डालते हैं। एक इकाई त्रिज्या के एक वृत्त में एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा शीर्ष पर बनाए गए कोण को एक रेडियन कहते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार। यहां पर यह एक रेखा है जो एक कोण बना रही है। अब यदि हम इन दोनों को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच दें, तो इस कोण के द्वारा यदि वृत्त के चाप की लंबाई 1 इकाई है, तो यह कोण एक रेडियन कोण कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोण तथा पाई के बीच संबंध देखते हैं। एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसका मान होता है 2 पाई। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो यदि एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई होगी, तो r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r होगी। अब आइए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसके लिए हम एक पूरे घूर्णन का कोण देखते हैं। तो एक घूर्णन में बना कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। तो टोटल चाप हमारी कहलाएगी वृत्त की परिधि, जो कि होगी 2 पाई r, और वृत्त की त्रिज्या होगी r। तो इस प्रकार एक घूर्णन में बने कोण का मान हमें मिल जाता है 2 पाई, और इसलिए हम 2 पाई को 360 डिग्री के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध देखते हैं। इसके लिए हम एक वृत्त लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, जो कि रेडियन में है, तथा हम इससे स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा लेते हैं, जिसका नाम है AOB। अब यदि रेखा AO को मोड़ दिया जाए वृत्त के ऊपर तथा रेखा OB को भी इसी प्रकार दाईं ओर से मोड़ दिया जाए वृत्त के ऊपर, तो रेखा AOB पूरी तरह वृत्त को ढक लेगी, और इस प्रकार वृत्त की परिधि तथा रेखा AOB एक समान रूप से व्यवहार करेंगी। पर यदि हम देखें तो रेखा AOB की लंबाई एक वास्तविक संख्या के रूप में लिखते हैं तथा वृत्त की परिधि को हम रेडियन की टर्म्स में लिखते हैं। तो इस प्रकार वास्तविक संख्या तथा रेडियन को हम समान रूप से ले सकते हैं।
क्योंकि रेडियन तथा वास्तविक संख्या एक समान व्यवहार करती हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रारंभिक किरण लेते हैं जो कि इस प्रकार एक पूरा घूर्णन करके कोण बना रही है। चलिए आगे देखते हैं। एक घूर्णन में बना कोण बराबर 360 डिग्री, जो कि आप पढ़ ही चुके हैं। इसी प्रकार एक घूर्णन में बने कोण को 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं और इसके अनुसार हम लिख सकते हैं एक रेडियन बराबर 360 बटे 2 पाई, जिससे हमें वैल्यू मिलती है 57 डिग्री 16 मिनट। तो यहां से हमें रेडियन तथा डिग्री के मध्य संबंध मिल जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कोण के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा कोण तथा रेडियन माप के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। तो आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम पौधों में परिवहन है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका परिचय और परिवहन के माध्यम। जब हम पदार्थों के परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना आवश्यक होता है कि हम किस प्रकार की गति और किन पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। पुष्पीय पदार्थों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है उनमें जल, खनिज पोषक, कार्बनिक पोषक एवं पौधों की वृद्धि नियामक मुख्य है। कम दूरी तक पदार्थों की गति, प्रसरण व साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकता है। लंबी दूरी के लिए परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा संपन्न होता है और इसे स्थानांतरण कहते हैं। परिवहन के माध्यम। पौधों में परिवहन के 3 माध्यम होते हैं। पहला है विसरण, दूसरा सुसाध्य विसरण, तीसरा सक्रिय परिवहन। अब हम इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। विसरण। विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती है तथा ये कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका तक कम दूरी तक, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतरकोशिकीय स्थान से ब्रह्मा परिवहन तक कुछ भी हो सकता है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, वह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती। विसरण गैस द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होता है, जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का ये अकेला ही माध्यम है। विसरण की दर, सांद्रता, प्रवणता किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? उन्हें अलग अलग करने वाली झिल्ली का परागम्यता, ताप
और दाब से प्रभावित होती है। अब हम पढ़ेंगे सुसाध्य विसरण के बारे में। जैसा पहले बताया गया है कि विसरण उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से ही उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। ये तो पहले से ही स्पष्ट है कि लघु पदार्थ तेज गति से विसरण करते हैं। किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशील पर निर्भर करता है। लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्लिका के माध्यम से तेजी से विसरित होता है। जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है, अतः उनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए, भले ही उनके प्रोटीन से मदद मिल रही हो। यह प्रक्रिया को हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। पोरिन एक प्रकार के प्रोटीन है जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया की ब्रह्मा झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है, ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे छोटे साइज के अणु भी उसमें से गुजर सके। ब्रह्माकोशी के अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहते हैं और यही परिवहन प्रोटीन बाद में घुणित होकर कोशिका के भीतर अणु को मुक्त कर देती है। उदाहरण के तौर पर जल मार्ग, जो 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बना होता है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब 2 तरह के अणु एक साथ चलते हैं। सिम्पोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं, जबकि एंटीपोर्ट में वे उल्टी दिशा में चलते हैं, और जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है तब इस विधि को यूनिपोर्ट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सक्रिय परिवहन के बारे में। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है, अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पंप एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को झिल्लिका के पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करती है। ये पंप प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकती है। परिवहन की गति अधिकतम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा होता है या वह संतृप्त ही क्यों न हो। एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होती है। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होती है, जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करती है। अब हम विभिन्न परिवहन तंत्रों की तुलना करते हैं। विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता। साधारण विसरण में कि इसमें विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में इसकी जरूरत होती है। उच्च वर्णनात्मक। साधारण विसरण में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में ऐसा होता है। परिवहन संतृप्त। साधारण विसरण में परिवहन संतृप्त नहीं होता, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में ऐसा होता है। अपहिल परिवहन। साधारण विसरण और सुसाध्य परिवहन में अपहिल परिवहन नहीं होता है, लेकिन सक्रिय परिवहन में अपहिल परिवहन होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता। साधारण विसरण और सुसाध्य परिवहन में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एटीपी का व्यय नहीं होता है,
लेकिन सक्रिय परिवहन में एटीपी की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और परिवहन के माध्यम। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण। धन्यवाद। Bismillah, telekovid ka na rin. Diyan na. Alam. नमस्कार दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भाग 2 के वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। प्रतिलोम फलन के गुण शुरू करते हैं। साइन इनवर्स x बराबर है x के और x -1 से 1 के अंतर्गत है। साइन इनवर्स साइन x बराबर है x के और x -π/2 से π/2 के अंतर्गत है। आइए देखते हैं पहला गुण। साइन इनवर्स यानी साइन प्रतिलोम 1/x बराबर है कोसेक इनवर्स यानी कोसेक प्रतिलोम x के, जिसमें x बड़ा तथा बराबर है 1 के और x छोटा तथा बराबर है -1 के। देखते हैं। मान लीजिए कोसेक इनवर्स x बराबर है y के, अर्थात x बराबर होगा कोसेक y के। हम जानते हैं कोसेक x बराबर है 1/sin x के। इसका मतलब 1/x
बराबर होगा साइन y के। इसलिए साइन इनवर्स यानी साइन प्रतिलोम 1/x बराबर होगा y के, और हमने y को कोसेक इनवर्स x माना था। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/x बराबर होगा कोसेक इनवर्स x के। आइए देखते हैं दूसरा गुण। साइन इनवर्स -x बराबर है माइनस साइन इनवर्स x के, जिसमें x -1 से 1 समुच्चय के अंतर्गत है। देखते हैं हल। मान लीजिए साइन इनवर्स -x बराबर है y के, अर्थात -x बराबर होगा साइन y के, जिसका मतलब x बराबर होगा माइनस साइन y के, अर्थात x बराबर होगा साइन माइनस y के, जिसका मतलब साइन प्रतिलोम x यानी साइन इनवर्स x बराबर होगा -y के, और y को हमने साइन इनवर्स -x माना था। तो साइन इनवर्स -x बराबर हो गया माइनस साइन इनवर्स x के। देखते हैं तीसरा गुण। कॉस इनवर्स -x बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x के, और x -1 से 1 समुच्चय के अंतर्गत है। देखते हैं हल। मान लीजिए कॉस इनवर्स -x बराबर है y के। इसका मतलब -x बराबर होगा कॉस y के, यानी x बराबर होगा माइनस कॉस y के। और हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा। यहाँ पे अगर मैं देखूं थीटा की जगह पे y है, जिसका मतलब ये बराबर होगा कॉस पाई माइनस y के, अर्थात कॉस इनवर्स x बराबर हो गया पाई माइनस y के, और y मैंने माना था कॉस इनवर्स माइनस x को, यानी कॉस इनवर्स x बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस x। देखते हैं चौथा गुण। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होगा पाई भाग 2 के। देखते हैं हल। मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर है y के, अर्थात x बराबर होगा साइन y के, यानी कॉस पाई भाग 2 माइनस y, यानी कॉस इनवर्स x बराबर हो गया पाई भाग 2 माइनस y। y को हमने माना था साइन इनवर्स x, इसलिए पाई भाग 2 माइनस साइन इनवर्स x मैंने यहाँ लिख दिया, अर्थात साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो गया पाई भाग 2 के। देखते हैं पांचवा गुण। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई छोटा होगा 1 से। मान लीजिए tan इनवर्स x बराबर है थीटा के, और tan इनवर्स y बराबर है फाई के, यानी x बराबर हो गया tan थीटा के, और y बराबर हो गया tan फाई के। अब हम जानते हैं tan थीटा प्लस फाई बराबर होता है tan थीटा प्लस tan फाई भाग 1 माइनस tan थीटा tan फाई,
यानी x प्लस वाई भाग 1 माइनस एक्स वाई, अर्थात थीटा प्लस फाई बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस वाई भाग 1 माइनस एक्स वाई के, अर्थात tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस एक्स वाई के लिए। ध्यान दीजिए ये गुण x y छोटा होगा 1 से जब तभी ये परिभाषित है। इसमें एक गुण और है जिसमें x y बड़ा होगा -1 से, वह आप इसी प्रकार कर लेंगे। देखते हैं छठा गुण। 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x भाग 1 प्लस x के वर्ग के। देखते हैं हल। मान लीजिए tan इनवर्स x बराबर है y के, यानी x बराबर है tan y के। इसका मतलब sin इनवर्स 2x भाग 1 प्लस x के वर्ग बराबर होगा sin इनवर्स 2 tan y भाग 1 प्लस tan y के वर्ग के। हम जानते हैं sin 2y बराबर होता है 2 tan y भाग 1 प्लस tan y के वर्ग के, यानी sin इनवर्स sin 2y मैं लिख सकती हूँ जो कि बराबर होगा 2y के, यानी 2 tan इनवर्स x, अर्थात 2 tan इनवर्स x बराबर होगा sin इनवर्स 2x भाग 1 प्लस x के वर्ग के। उदाहरण, tan इनवर्स cos x भाग 1 माइनस sin x बड़ा -3 पाई भाग 2 से और छोटा पाई भाग 2 को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं हल। तो चलिए हम tan इनवर्स cos x भाग 1 माइनस sin x को लेके चलते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x भाग 2 का वर्ग माइनस sin x भाग 2 का वर्ग भाग cos x बाई 2 का वर्ग प्लस sin x भाग 2 का वर्ग माइनस 2 sin x भाग 2 गुणा cos x भाग 2। देखते हैं ये हमने कैसे लिखा। हम जानते हैं cos x बराबर होता है cos x भाग 2 के वर्ग माइनस sin x भाग 2 के वर्ग के, और cos x भाग 2 का वर्ग प्लस sin x भाग 2 का वर्ग बराबर होता है 1 के, तथा sin x बराबर होता है 2 sin x भाग 2 गुणा cos x भाग 2 के, जिसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x भाग 2 प्लस sin x भाग 2 गुणा cos x भाग 2 माइनस sin x भाग 2 के। यहाँ मैंने a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a प्लस b गुणा a माइनस b का सूत्र लगाया है, तथा a माइनस b का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2a गुणा b का सूत्र लगाया है। देखते हैं, इसको मैंने सरल रूप में लिख दिया। tan इनवर्स cos x भाग 2 प्लस sin x भाग 2 भाग cos x भाग 2 माइनस
साइन x भाग 2 लिख दिया। अब हम प्रत्येक तत्व को cos x भाग 2 के साथ विभाजित करेंगे। हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x भाग 2 भाग 1 माइनस tan x भाग 2। अब हम जानते हैं 1 बराबर होता है tan पाई भाग 4 के, यानी tan इनवर्स tan पाई भाग 4 प्लस tan x भाग 2 भाग 1 माइनस tan पाई भाग 4 गुणा tan x भाग 2। यहाँ एक सूत्र बन रहा है tan x प्लस y बराबर tan x प्लस tan y भाग 1 माइनस tan x गुणा tan y, यानी tan इनवर्स tan पाई भाग 4 प्लस x भाग 2, जिसका मतलब पाई भाग 4 प्लस x भाग 2। देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। प्रतिलोम फलन के गुण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस वीडियो में हम पुष्प, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्प से। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक पुष्प का चित्र है जिसके अलग अलग भाग हैं। वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय, परागकोश, तंतु, दल, बाह्य दल और पुष्पासन। अब दोस्तों, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय मादा जननांग स्त्री केसर के हिस्से हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और परागकोश और तंतु नर जननांग पुंकेसर के हिस्से हैं। अब एक या उससे ज्यादा स्त्री केसर आपस में मिलकर जायांग बनाते हैं और इसी तरह से एक या उससे ज्यादा पुंकेसर मिलकर पुमंग बनाते हैं और बाह्य दल आपस में मिलकर कैलिक्स बनाते हैं और दल आपस में मिलकर कोरोला बनाते हैं। आइए अब हम पुष्प के नर जननांग पुंकेसर को समझते हैं। ये चित्र पुंकेसर का है, कितना सुंदर है ना ये। पहला है द्विपालिक संरचना वाला परागकोश और दूसरा है लंबा एवं पतला डंठल तंतु। जरा यहां देखिए, ये चित्र पुंकेसर का आपकी एनसीईआरटी किताब का है जिसमें कि मैंने परागकोश और तंतु को दिखाया हुआ है और ये पुंकेसर तंतु की मदद से पुष्प से जुड़ा रहता है। यहां पर पराग सैक होता है जहां पर परागकण उत्पन्न होते हैं और इन्हीं पराग सैक में 4 लघु बीजाणुधानी होती है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक परागकोश है और परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और ये लघु बीजाणुधानी
टपिटम नाम की परत से ढके होते हैं। इन लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं की भित्ति कैलोस नाम की परत से बदल जाती है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस से विभाजन होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जिन्हें हम लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। बाद में कैलोस की परत हट जाती है और स्पोरोपोलिन की परत इनके ऊपर आ जाती है। टपिटम परत भी अतिरिक्त स्पोरोपोलिन उत्पन्न करने लगती है और ये अतिरिक्त स्पोरोपोलिन लघु बीजाणु के ऊपर आने लगती है। अब लघु बीजाणु का जो केंद्रक होता है वो विभाजित होने लगता है, जिससे कि जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल बनता है और कायिक कोशिका यानी कि ट्यूब सेल बनता है। और इसी को हम परागकण कहते हैं। और ये परागकण बाद में एक रेस्टिंग स्टेज में जाने लगता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझते हैं। अब इनमें 4 भित्ति परतें होती हैं, जो कि हैं अंतस्त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, अंतःस्थीसियम यानी कि एंडोथीसियम और मध्य परत यानी कि मिडल लेयर। ये तीनों परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है तथा परागकोश को फूटने में मदद करती है। इसकी आंतरिक परत को टेपिटम कहते हैं, जो कि विकासशील परागकणों को पोषण देती है। और सबसे अंदर की ओर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। और दोस्तों जरा यहाँ देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी किताब का चित्र है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। अब दोस्तों आपको लघु बीजाणु जनन की परिभाषा जरूर याद रखनी है, जो कि है जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और परागकण को समझते हैं। ये नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। ये आमतौर पर गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब हम परागकण की परतों को समझेंगे। वो चीज हम इस चित्र से समझेंगे। इनमें 2 परतों वाली भित्ति होती है। बाहरी बाह्य चोल होती है, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, और आंतरिक भित्ति अंतः चोल होती है, जो कि सेल्यूलोज तथा पैक्टिन से बनी होती है। और दोस्तों परागकण के बाह्य चोल में रंध्र होते हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। आइए अब परागकण की कोशिकाओं को समझते हैं। इनमें 2 कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। अब हम इनको समझेंगे। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें कि प्रचुर खाद्य भंडार होता है। एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक भी होता है। और दूसरी है जनन कोशिका, जो कि छोटी होती है, तुर्कु आकृति वाली होती है, जिसमें कि घना जीव द्रव्य होता है
और एक केंद्रक होता है। आइए अब परागकण की कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। पॉलन जीवन क्षमता। परागकण की वो अवधि जिसमें वे अंकुरण करने की क्षमता बनाए रखता है, पॉलन जीवन क्षमता कहलाती है। ये क्षमता तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे कि चावल और गेहूं के परागकण में ये क्षमता 30 मिनट तक होती है, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी में महीनों तक ये क्षमता रहती है। पराग भंडार। पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित किया जाता है, जो कि बाद में फसल के उत्पादन में काम आती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पॉलन एलर्जी को समझते हैं। अब दोस्तों, परागकण एलर्जी करते हैं एवं श्वसनीय वेदना भी पैदा करते हैं, जो कि कभी कभी दमा और श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो सकती है। अब परागकणों के कुछ फायदे भी हैं, जिससे कि पराग उत्पाद यानी कि पॉलन उत्पाद बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह टैबलेट और सिरप बनाने के काम आता है और इससे खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इस वीडियो में हमने पुष्प को समझा, जिसका हमने नर जननांग पुंकेसर के बारे में चर्चा करी और हमने परागकण के बारे में भी पढ़ा। दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 2 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, भ्रूण कोश और परागण के बारे में चर्चा करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।